हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक को समझते हैं थोड़ा पहले। तो इन्होंने मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा है कि मैटर जैसे हमने पढ़ रखा है कि मैटर क्या होता है, जो कोई भी सब्सटेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जो भी हम अराउंड अपने कोई चीज़ें देख रहे हैं वो सारी मैटर है। ठीक है ना। तो उस मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे कि उस मैटर की का कलर कौन सा है, उसकी स्मेल कैसी है, ओडोर कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कैसी है उसकी कितनी है। ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगी मैटर की। ठीक है। दूसरा आगे के उन प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, कौन से यूनिट यूज़ करेंगे हम। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, उसको नोट करने के लिए हमें यूनिट है जो डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट है जो उसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो टॉपिक क्लियर हो गया आज आपको। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, चलो। हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने इस पैराग्राफ में प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो मेन दो टाइप्स हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखना है। ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम अपनी 5 सेंसेस के साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब बिना सब्सटेंस को कुछ किए, उसमें बिना कुछ चेंज लाए हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को नोट कर सकते हैं। जैसे कि कलर हो गया, हम कलर तो दूर से देख के भी बता सकते हैं ना। तो वो सब्सटेंस तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। तो नोट करते टाइम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम नोट करते हैं, मतलब तो सब्सटेंस में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर नोट करना है तो हमें किसी सब्सटेंस को जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम नोट कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको किसी दूसरे से रिएक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। सपोज़ करो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की, सपोज़ करो उसका नाम है ए है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ नोट कर रहे हैं हम। तो केमिकल प्रॉपर्टी नोट करते टाइम हम क्या करते हैं, इसको किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास एक नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है ना। तो ये सब्सटेंस है हमारा ए, बी से रिएक्ट करता है या नहीं करता, तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना। तो चलो, ये मैंने ओवरव्यू दिया था, अभी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या हमने समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं या उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। सब्सटेंस की आइडेंटिटी को बिना छेड़े हम फिज़िकल प्रॉपर्टी को नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे सब्सटेंस की कंपोजिशन में भी कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है ना। ओके। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट को हमने नोट करना है किसी सब्सटेंस के। सपोज़ करो आइस है। ठीक है ना। शुरू में हमारे पास तो उस आइस को जब हम हीट करेंगे तो किसी टेम्परेचर पे वो वाटर बन जाएगी, लिक्विड फॉर्म का होगा जो कि। ठीक है ना। तो आइस भी हमें पता है कि H2O के मॉलिक्यूल से बनी होती है, वाटर भी H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ बना होता है, बट इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसलिए सॉलिड फॉर्म आ जाती है इसकी। तो वाटर में क्या होता है, वाटर में जो बॉन्डिंग है काफ़ी वीक होती है, इसलिए वाटर जो लिक्विड वाटर है उसकी स्टेट वो होती है। ठीक है ना। उसका जो फेज़ है वो लिक्विड होता है। ठीक है। बट तो यहाँ से इस एग्ज़ाम्पल से क्लियर है
कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो हमारा सब्सटेंस है वो वैसा ही वही रहता है, ठीक है ना। तो उसकी जो कॉम्पोजिशन थी H2O का फार्मूला तो वही रहा ना, ठीक है ना। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को नोट करने के बाद किसी सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा अभी आपको। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जिस सब्सटेंस की हम केमिकल प्रॉपर्टी नोट कर रहे हैं, सपोज करो ए कोई सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है ना, जिसकी हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए को हमें किसी के साथ दूसरे के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए को हम किसी दूसरे सब्सटेंस के पास लेके जाएंगे, सपोज करो उसका नाम बी है, दूसरा सब्सटेंस है जो, ठीक है ना। तो ए इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, कितनी जल्दी करता है, ठीक है ना, उससे क्या बना नया। तो ये ए की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। तो नोट करते टाइम हमारे पास कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है ना। तो जो आइडेंटिटी है ए की वो चेंज होगी ना, पहले कुछ और था हमारे पास और बाद में कुछ और बन गया, इसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई, ठीक है ना, कुछ नया बन गया हमारे पास। तो चलो थोड़ा इसको और सपोज करो हमारे पास ए था, ठीक है, ये एग्जांपल ज़्यादा बेटर है। ए की प्रॉपर्टीज़ हम नोट कर रहे थे, उसको जब हम बी से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये दोनों जुड़ गए, सपोज करो, ठीक है ना, दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया, तो हमारे पास ए भी कोई नई चीज़ बन गई बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो आइडेंटिटी थी शुरू में वो इसकी लूज़ हो गई, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। तो साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि जब भी हमने किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ज़रूर होगी, ठीक है। द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो अलग अलग सब्सटेंस है जो इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं ये बताया इन्होंने कि सारी रिएक्शंस हैं जो, ठीक है ना, सब्सटेंसेस की, तो वो सभी एग्जांपल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ओके। इसमें किसी सब्सटेंस की एसिडिटी के बारे में भी, एसिडिटी भी आ जाती है, बेसिसिटी भी आ जाती है, तो ये सभी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि कंबस्टिबिलिटी है, कंबस्टिबिलिटी का क्या होती है कि किसी सब्सटेंस को जब बर्न करेंगे, जैसे वुड है, तो उसमें कितनी हीट बाहर निकली, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ तो जो ये जो कंबस्टिबिलिटी है ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो कंबस्टन में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है जो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कंबस्टन में, ठीक है ना। तो रिएक्शन करने के बाद तो वो सब्सटेंस बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद कुछ नई चीज़ बन गई, ओके। सिमिलरली एसिडिटी, जब हमने एसिडिटी को नोट करना है किसी सब्सटेंस के, तो हम क्या करते हैं, एसिडिटी को या बेसिसिटी को नोट करने के लिए लिटमस पेपर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी सब्सटेंस में जब हम लिटमस पेपर डिप करते हैं तो लिटमस पेपर पे जो भी केमिकल लगा होता है, जो भी कुछ डाई वगैरह होती है, वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, ठीक है ना। जब बेस के साथ एसिडिटी तो हम बेस की बता सकते हैं वैसे एक्चुअली, ठीक है ना। कोई बेस सपोज करो फिल किया हो है हमने इस बीकर में, ठीक है ना, तो उसकी हम एसिडिटी बता सकेंगे कि वो किसी एसिड के साथ कितना रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली बेसिसिटी होगी हमारे पास, ठीक है। एसिडिटी और बेसिसिटी का कंसेप्ट हम आगे रीड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है ना। एसिडिटी और बेसिसिटी टर्म्स आएंगी आगे, तो वहाँ पे हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ओके जी। तो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अभी। मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सच एज
मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एट्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि हमें पता है कि कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, ठीक है ना, इसी तरह से वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सभी को हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग। जैसे लेंथ को हम हमारे पास जो इंची टेप है उससे हम नोट कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम लीटर्स में कर सकते हैं मेजर, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को, ठीक है ना, पास्कल की मदद से हम प्रेशर को नोट कर सकते हैं, डेंसिटी को भी हम नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, फार्मूला लगा के मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का होता है ना, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है, ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आप ने क्या करना है कि जो जो फार्मूलाज अब आएंगे हमें, वो नोटबुक के पीछे आप 2-4 पेज छोड़ लो, वहाँ पे आप इनको लिखना शुरू कर दो। ओके, तो देखते हैं इन्होंने बताया क्या है कि जो जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, वो सभी क्वांटिटेटिव हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सप्रेसिंग ए फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ करो हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है ना, सपोज़ करो रॉड है इस तरह का कोई, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है इसको हमने मेजर करना है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, यहाँ से लेकर जहाँ तक लगाएंगे जब, तो उस पर कुछ नंबरिंग लिखी होगी, ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे हम कुछ बोलते हैं, जैसे कि सपोज़ करो ये 5 मीटर का रॉड है, ठीक है ना, तो हमने इसके पीछे कुछ और भी हमने ऐड किया है, मीटर, ठीक है ना। तो जो मीटर है ये इसका क्या है, यूनिट है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा यूनिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी मैं एक्सप्रेस करेक्टली द वेट ऑफ बॉक्स एज 5700 ग्राम और 5.7 ग्राम, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया है कि अगर वेट हमने मेजर करना है किसी सब्सटेंस का, तो हम ग्राम्स में या किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सिंपल न्यूमेरिकल फिगर 5700 और 5.7 डज नॉट कन्वे एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो अगर हम अकेला बस नंबर ही बोल दें तो उससे कोई हमारे पास मीनिंग इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आएगी। ओके, तो यूनिट लगाना भी ज़रूरी है, ठीक है। हमें क्या पता है कि 5.7 क्या है, इंच हैं, मीटर हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, किलोग्राम सभी जगह पे एक्सेप्टेड होते हैं, इनको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो यूनिट इन्होंने बताया है कि क्या होती है। दस इट इज़ असेंशियल टू इंक्लूड यूनिट्स विद एवरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, तो जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसको हम नोट करते हैं, उसको उसके यूनिट लगाने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यूनिट की डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। तो फिज़िकल क्वांटिटी है जो, वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से बनी होती थी। तो यूनिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी तो आपको पता चल गया होगा कि क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है ना, जैसे कि डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, तो ये सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इनको मेजर करने के लिए हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, जिसको हम चूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, उसको हम उसकी यूनिट कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हम कपड़ा ख़रीदने जाते हैं दुकान पे, शॉप पे, तो उनके पास एक इस तरह का रॉड होता है आयरन का, ठीक है ना। तो लोकल लैंग्वेज में उसको हम 1 यार्ड या गज कह देते हैं, ठीक है ना। तो वो एक रेफरेंस अच्छी तरह से बना नहीं वैसे, चलो वो सीधा होता है वैसे बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह का एक रॉड सा होता है आयरन का, उसके साथ वो कपड़े को मेजर करते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब
कि जिसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है ना, जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का, वो रेफरेंस होती है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड मानते हैं कि बिल्कुल सही है ये, इसके साथ कपड़े को कंपेयर कर लो, उतना जितना ये हमारा स्टैंडर्ड है उतना ही वो कपड़ा होगा, ठीक है। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होती है, जिसको हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किलोग्राम हो गया, सिमिलरली मीटर हो गया, ठीक है ना, सेकंड हो गया, टाइम का यूनिट है जो। तो जब ये सभी क्या हैं, स्टैंडर्ड्स हैं रेफरेंस के, स्टैंडर्ड्स ऑफ रेफरेंस हैं ये सभी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगी इनकी वैल्यू। किलोग्राम अगर हम इंडिया में इसको मेजर कर रहे हैं तो वही क्वांटिटी जब अगर हमने सपोज करो 12 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लेके बाहर चले गए कहीं पे अब्रॉड, ठीक है ना, तो बाहर वहाँ पे जाके अगर उसको मेजर करेंगे वो भी उतना ही होगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस का मीनिंग समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस वो मतलब रेफरेंस होती है एक, जिसके साथ हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करके उसको माप सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो सिमिलरली जैसे वेट हो गए, ठीक है, 1 किलोग्राम का वेट हो गया, जैसे वो भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होते हैं, ठीक है ना। जो दुकानदारों के पास होते हैं वेट्स होते हैं, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिसके साथ हम किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं। एक साइड पे हम वेट को डाल लेते हैं और दूसरी तरफ हम जिसको हमने मेजर करना है वो डाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेचुरली वी मस्ट हैव अ कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू दी मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज़। हमारे पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनको हम मेजर कर सके आसानी से, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली इट टर्न्स आउट दैट इट इज़ सफिशिएंट टू डिफाइन सम बेसिक यूनिट्स सच एज यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। सिंस दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये जो यूनिट्स हैं इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगर हमने लेंथ को मेजर करना है तो टाइम का कोई उसमें कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो लेंथ तो उतनी ही रहेगी, टाइम जितना मर्जी लगा के उसको मेजर कर लो। सिमिलरली जो टाइम है अगर हमने उसको मेजर करना है तो लेंथ का उसके ऑब्जेक्ट्स की लेंथ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तीनों आपको याद रखनी है ये। तो इनको हम किसी और यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते, जैसे कि डेंसिटी होती है, ठीक है ना। डेंसिटी होती है जो वो हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी का जो भी हमारे पास यूनिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डेंसिटी का जो यूनिट होगा तो इसके यूनिट क्या होंगे, मास के ग्राम होंगे ना, ठीक है ना। सिमिलरली जो वॉल्यूम है उसके मीटर क्यूब, ठीक है ना, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी के जो हमारे यूनिट हो गए वो क्या हो गए, ग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी के जो यूनिट हैं उनको हम ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर स्लैश लगा के इस तरह ऑब्लिक कहेंगे इसको, पर मीटर क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो वैसे हमने रीड करा हुआ है 10th क्लास में, ये डेंसिटी के यूनिट हम ड्राइव करने भी सीखेंगे वैसे, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो इनको हम कहेंगे, क्योंकि ये दूसरों के साथ दूसरों से ड्राइव इनको नहीं कर सकते, बल्कि इनकी मदद से दूसरे जो हमारे पास यूनिट हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डेंसिटी है जो, उसके जो यूनिट हैं वो हम मास और लेंथ की मदद से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम होता है जो वो मीटर क्यूब होता है ना, तो मीटर यूनिट है लेंथ के। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि ये किसी भी यूनिट
की मदद से ड्राइव नहीं होती, बल्कि इनसे आगे हम डेरिवेशंस करते हैं दूसरे यूनिट्स की। ओके, नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जो कि फंडामेंटल यूनिट से कंबाइन होके बनती हैं। द यूनिट्स ऑफ 4 अदर क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट से हम ड्राइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले दे रखी है डेंसिटी की। ओके, तो चलो हिस्ट्री है जहाँ पे बताई हुई, थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है इन्होंने। ओके, तो अभी भी अगर हम अपने घरों की बात करें तो आपने शेर वगैरह के बारे में सुना होगा, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं देयर आर मैनी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। काफ़ी सिस्टम्स हैं, ठीक है। लोकल जो एरिया होता है, ठीक है ना, उसमें लोगों ने काफ़ी सारे जो यूनिट होते हैं वो ड्राइव कर रखे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो कम्युनिकेशन बढ़ा दुनिया में, तो दुनिया को ज़रूरत पड़ी एक ऐसी यूनिट के सेट की जो कि सभी जगह एक्सेप्टेबल हों, एक जैसी हों सभी जगह पे। तो वो देखते हैं क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1791 में क्या हुआ कि एक कमेटी बनी, फ्रेंच एकेडमी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया, ठीक है। डिवाइस का मतलब होता है बनाना, ठीक है, डेवलप किया। द मैट्रिक सिस्टम, उन्होंने क्या बनाया? मैट्रिक सिस्टम, जो कि आज तक भी चल रहा है। मैट्रिक सिस्टम जैसे कि हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, तो 10 ऐड करते जाते हैं सिस्टम में हम, ठीक है। तो ये सिस्टम इन्होंने एकेडमी ने क्या किया? डेवलप किया, विच बिकम पॉपुलर इन दी साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी फेमस हो गया साइंटिफिक कम्युनिटी में। जो भी साइंटिस्ट थे वो मैट्रिक सिस्टम को अपनाने लग गए, ठीक है ना। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम आर दी ग्राम्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो मैट्रिक सिस्टम में वो 3 हैं, ठीक है। मास के लिए ग्राम्स हैं और लेंथ के लिए है मीटर, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए लीटर है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखनी है, ओके, ग्राम, मीटर और लीटर, ओके। तो ये मैट्रिक सिस्टम में है। इन इंडिया द मैट्रिक सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1957। तो 1957 में इंडिया में ये सिस्टम आया। द मैट्रिक सिस्टम इज़ ए डेसिमल सिस्टम एंड द डिफरेंट यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन पावर्स ऑफ 10। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये तो चलो हिस्ट्री आ गई। तो मेन यहाँ पे इन्होंने अब थोड़ा बताया था कि मैट्रिक सिस्टम होता क्या है आखिरकार। द मैट्रिक सिस्टम इज़ ए डेसिमल सिस्टम, एक डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? द डिफरेंट यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन पावर्स ऑफ 10, ठीक है ना। द डिफरेंट पावर्स आर जनरली इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स अटैच्ड टू दैट यूनिट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारे पास स्केल होता है ज्योमेट्री में एक, तो उस पर मिलीमीटर्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिलीमीटर है जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है जो वो कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम रह गई। 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारे पास स्केल पे, वो हम देखते हैं कि वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सिस्टम है जो कि जैसे हम मतलब आगे की आगे ये रिलेटेड है। सेंटीमीटर का से बड़ा यूनिट है जो वो हमारे पास मीटर होता है। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। आगे क्या होगा? मीटर से बड़ा यूनिट क्या होता है? हमारे पास किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर में हमारे पास 1000 क्या होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं, 10th क्लास में भी बच्चे भी याद करते हैं इसको, मैट्रिक सिस्टम को, ओके। तो चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ओके। तो आपको पता चल गया होगा अभी,
आगे है एसआई यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसी पे हम जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, तो ध्यान से आपको ये समझने हैं। ओके, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जस्ट फ़िलहाल आपको ये टेबल लर्न करना है, ठीक है ना। आगे हम इनकी जो डेफिनेशंस है एसआई यूनिट की वो भी पढ़ेंगे। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले सालों में क्या हुआ है कि साइंटिस्ट्स हैव जनरली एग्री टू यूज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीविएटेड एज एसआई यूनिट्स। तो साइंटिस्ट्स ने एक सिस्टम को मान्यता दी है जिसको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। ओके, इसकी जो फुल फॉर्म है एसआई यूनिट की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका मीनिंग है वैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, मतलब एसआई यूनिट हैं जो वो सारे वर्ल्ड में फेमस हैं, कहीं पे भी चले जाओ तो उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। दीज यूनिट्स वर डेवलप्ड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एसआई यूनिट्स थे जो उनको मान्यता प्राप्त हुई। तो सभी देशों ने एसआई यूनिट्स को मान लिया था उस टाइम। दीज आर एब्रीविएटेड एज एसआई एंड द डेजिग्नेशन कम्स फ्रॉम इट्स फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल। तो यहाँ पे बता दिया कि जो हमारे पास फ्रेंच नेम था हमारे पास पहले स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो वहाँ से हम जो एसआई था वो बना, ठीक है ना। इसका मीनिंग ऊपर इन्होंने लिख रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एसआई सिस्टम आखिरकार होता क्या है उसके बारे में अब पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स होती हैं, 7 बेस यूनिट्स होती हैं जो कि टेबल में लिस्ट की गई हैं। दीज बेस यूनिट्स परटेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़। तो ये बेस यूनिट्स हैं, उनका जो रिलेशन है वो साइंटिफिक क्वांटिटीज़ के साथ है, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट्स ने कुछ क्वांटिटीज़ फाइंड आउट की हुई थी, ठीक है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम तो हमने पढ़ लिया था पहले। तो कुछ इनके अलावा और कुछ थी, जैसे कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को तो इनसे हम ड्राइव नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो ये भी अलग टर्म आ गई। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट आ गया, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी आ गई और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गई। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जस्ट बस टेम्परेचर ही है, ठीक है ना। तो मतलब तापमान, ठीक है। थर्मोडायनामिक बस के जिस टेम्परेचर का जो लिंक है वो थर्मोडायनामिक्स से है एक्चुअली, चाहे अकेला टेम्परेचर लिख लें हम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता है कि चार्ज है जो वो कितना फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। I=Q/T होता है कि कितने टाइम में किसी फिक्स टाइम में मतलब कितना चार्ज पास हो रहा है किसी वायर से, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है एक्चुअली। ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी हमारे पास कोई जैसे बल्ब ग्लो करता है तो उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे। जितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही उसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस उसको हम मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। मोल कंसेप्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बस ये बता देता हूँ कि जो मोल्स हैं वो हमें किसी भी सॉलिड या लिक्विड में कितना मैटर है उसके बारे में बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो बस इन्होंने मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दिया था पहले कि जो साइंटिफिक बेस यूनिट्स हैं वो हमें इस लिस्ट में यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है ना। तो इनके बस यूनिट्स बताए गए हैं यहाँ पे, 7 बेस एसआई यूनिट्स हैं। इसको टेबल को अपने नोट्स में बना लेना है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया था। इनके सिंबल्स हैं जो लेंथ के L है, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का T और इलेक्ट्रिक करंट का I, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी का लिखा है I
तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे वी लिखा है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वी लिखा है, ठीक है ना, आई वी लिखा है। तो वी क्यों लिखा है ये बता रहा हूँ। वी का जो लिंक है ये रेडिएशन के साथ है, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने बताया था कि लुमिनस इंटेंसिटी हम किसी सोर्स ऑफ लाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना ग्लो कर रहा है, उसको मापने के लिए लुमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो आई वी है जो इसका सिंबल है, वी का मीनिंग होता है कि इसका जो लिंक है वो रेडिएशन के साथ है, बस इतना ही है, ठीक है। कैंडल नेक्स्ट देखते चलो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से हम डिनोट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी सब्सटेंस की, ठीक है। तो नेम ऑफ यूनिट क्या है, इधर इन्होंने सिंबल दिया है इनका मीटर। इन चीज़ों से हम ऑलरेडी थोड़े से फैमिलियर हैं, ठीक है। सिमिलर केल्विन है जो वो हमारा जो टेम्परेचर का यूनिट है, ठीक है ना। एसआई यूनिट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। सिमिलरली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट हैं वो एम्पियर हैं, ठीक है ना। इसके जो सिंबल है नेम ऑफ यूनिट का, ठीक है, मेन ये है हमारे पास, ठीक है ना। सिंबल भी चलो आपको पता होने चाहिए ताकि आप यूज़ कर सकें। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है एसआई यूनिट वो हमारे पास एम्पियर है, ठीक है। एसआई यूनिट हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी का जो कैंडेला है। जब भी हम बल्ब वगैरह ख़रीदते हैं जैसे एलईडी, तो उस पर कैंडेला वगैरह में कुछ ना कुछ रीडिंग उन्होंने लिखी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट मोल है, मोल के यूनिट जो मोल मतलब सब्सटेंस को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका सिंबल है वो MOL है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको बस लर्न रखना है कि कौन से यूनिट हैं, ठीक है ना, किस फिजिकल क्वांटिटी के कौन से यूनिट हैं और उनके कौन से सिंबल हैं, ठीक है ना। तो ये भी बेटर है कि आपके अगर याद होते हैं तो बेटर ये बुक में ये यूज़ करते रहेंगे इनको बार बार। तो आपको बता रहा हूँ पहले ही कि ये इम्पोर्टेंट है टेबल, इसको प्लीज़ बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।